हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड आरोग्य वन एंड सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एट केवाडिया, गुजरात। गुजरात के केवडिया में आरोग्य वन और सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पे हैं और उन्होंने ही गुजरात के केवडिया में एक आरोग्य वन और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का इनॉग्रेशन किया है। और अभी 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है एकता दिवस, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है उस दिन। तो इस साल इनकी 145वीं बर्थ एनिवर्सरी पड़ी और इसी दिन के उपलक्ष्य में आरोग्य वन और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केवडिया, गुजरात में। तो ये जो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है इसे जंगल सफारी के नाम से भी जाना जाता है और ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवडिया में इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा जो आरोग्य वन है यहाँ पे काफ़ी तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं और हर्ब्स हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्लांट्स और हर्ब्स हैं मेडिसिन के लिए, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी देगा लोगों को। तो ये जो पार्क है, आरोग्य वन है, ये लगभग 17 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है और इसमें 380 सेलेक्टेड स्पीसीज़ के लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी इनॉग्रेशन किया है। उसके अलावा उन्होंने जो सरदार सरोवर डैम है वहाँ पे डायनामिक लाइटनिंग का भी इनॉग्रेशन किया है और हाल ही में वहाँ पे शुरू की गई है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कि सरदार पटेल जी की जो स्टैचू बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वहाँ पे एकता क्रूज शुरू किया गया है। तो उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है। तो ये जो एकता क्रूज सर्विसेज है ये एक तरह की स्पेशल सर्विस है जो कि स्टैचू को शो करने के लिए एक तरह से टूरिज़्म के लिए शुरू की गई है। कि ये शुरू की गई है श्रेष्ठ भारत भवन से और ये जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, श्रेष्ठ भारत भवन से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कवर करेगी, जिसमें लगभग 6 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो ये एक तरह की ये फेरी सर्विस है। तो क्या क्या इनॉग्रेशन किया गया है मोदी जी के द्वारा, एक बार देख लीजिए। एक सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, आरोग्य वन, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता क्रूज को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है और सरदार सरोवर डैम में डायनामिक लाइटनिंग का इनॉग्रेशन किया है। और बात करें गुजरात की तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ ऑर्गेनाइज द प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टू रिमूव सिंगल यूज़ प्लास्टिक। किस भारतीय शहर ने एकल उपयोग प्लास्टिक को हटाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने ऑर्गेनाइज़ किया है प्लास्टिक प्रीमियर लीग और इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो वहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उनको कम करने के लिए। तो इंदौर सफाई में काफ़ी ज़्यादा आगे है, लगातार 4 सालों से ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीत रहा है। तो इंदौर ने ही प्लास्टिक प्रीमियर लीग शुरू की है एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को घटाने के लिए। तो इस कंपटीशन के लिए जो इंदौर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लगभग 19 जून को 4 टीमों में डिवाइड किया जाएगा और हर टीम में एक रेडियो जॉकी को कैप्टन बनाया जाएगा जो कि अपने रेडियो स्टेशंस के थ्रू जो सिटीजन्स हैं उनको कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक डोनेट करें। और ये जो भी टीम है इनको म्यूनिसिपल वर्कर्स और व्हीकल्स दिए जाएंगे और 45 दिनों का ये पूरा कंपटीशन है, यानी 45 दिनों तक ये कंपटीशन चलेगा। और इन 45 दिनों में इन 4 टीमों से जिस टीम ने भी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कलेक्ट करी हैं उन्हें प्लास्टिक प्रीमियर लीग की ट्रॉफी दी जाएगी। तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। और आनंदीबेन पटेल वैसे तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। और बात करें कैपिटल की तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड देयर 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग रिसेंटली। भारत और किस देश ने हाल ही में अपनी 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? तभी हाल ही में भारत और मैक्सिको ने अपनी 8वीं
ज्वाइंट कमीशन मीटिंग यानी कि संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? तो भारत और मैक्सिको ने। तो भारत को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। वहीं मैक्सिको को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे जो मैक्सिको के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर हैं HE मार्सेलो इब्रार्ड। तो इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने अपने एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को रिव्यू किया। इसके अलावा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और रीजनल और ग्लोबल प्रोफाइल है, तो वहाँ पे किस तरह से दोनों देश एक दूसरे की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, इस पे एग्री हुए दोनों देश। इसके अलावा वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि जो ट्रेड और कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, स्पेस, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड एजुकेशन, ये सारे फील्ड हैं, तो किस तरह से इन फील्ड में कोऑपरेशन किया जा सकता है दोनों देशों के द्वारा, और भी कौन कौन से नए एरियाज़ बनाए जा सकते हैं जहाँ पे दोनों देश कोऑपरेशन करने के लिए एग्री होंगे। तो बात करें मैक्सिको की, तो यहाँ की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पैसो और प्रेसिडेंट है आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड 6th एडिशन ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020? डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के 6वें संस्करण को किसने जारी किया है? तो अभी हाल ही में UKIBC यानी कि UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जारी किया है डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020, और ये रिपोर्ट का 6th एडिशन था। सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी की गई थी 2015 में, और 2015 से लगातार की जा रही है, तो इस साल इसका ये 6th एडिशन जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का जो स्कोर ऑफ डूइंग बिजनेस था ये था 2.74, और यही स्कोर इस साल सुधर करके अब हो गया है 22.9। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, तो इससे जो UK इंडिया के बीच में बिज़नेस फील्ड में कोलैबोरेशन की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार जो UK के बिज़नेस है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह माना है कि इस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया में बिज़नेस शुरू करने के लिए। और ये जो रिपोर्ट है ये एक सर्वे के बेस पे तैयार की गई है। ओके, 106 UK फर्म्स हैं जो कि सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और हायर एजुकेशन के सेक्टर में भारत में ऑपरेट हो रही हैं। तो इन 106 UK फर्म्स के द्वारा जो सर्वे किया गया है, जो भी डेटा दिया गया है, उस बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट के लगभग 66% सर्वेड ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि भारत में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और स्कोर था पिछले साल, स्कोर की बात करें तो स्कोर ऑफ डूइंग बिजनेस था पिछले साल 2.74, यही स्कोर बढ़ के इस साल हो गया है 22.9। और स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। वहीं दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे गुजरात और पाँचवें में तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड सर्व पावर स्कीम टू प्रमोट वुमेन साइंटिस्ट? महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए किसने सर्व पावर योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही अर्थ साइंसेस और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है सर्व पावर स्कीम टू प्रमोट वुमेन साइंटिस्ट। और ये जो सर्व पावर है, इसमें जो सर्व है SERB, ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जिन्होंने स्कीम लॉन्च की है। इसका पूरा नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ओके, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और जो पावर है, पावर का फुल फॉर्म दिया गया है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इसे लॉन्च किया है हर्षवर्धन जी ने। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है ताकि जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाए। और इसको लॉन्च करने का एक और मकसद ये भी है कि जो साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च का फील्ड है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, वहाँ पे जो भी जेंडर से रिलेटेड भेदभाव होते हैं उनको भी ख़त्म किया जा सके। और ये जो सर्व पावर स्कीम है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो है सर्व पावर फेलोशिप और दूसरा है सर्व पावर रिसर्च ग्रांट्स। तो जो सर्व पावर फेलोशिप है इसमें ऐसी विमेन रिसर्चर्स को टारगेट किया गया है जो कि 35 से लेकर 55 की एज ग्रुप की हैं। तो इनको हर मंथ जो उनकी रेगुलर इनकम है उसके अलावा 15,000 रुपये अलग से फेलोशिप दिया जाएगा। उसके अलावा उन्हें रिसर्च के लिए एनुअली 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, और एनुअल बेसिस पे उन्हें ओवरहेड भी दिया जाएगा 90,000 रुपये का। और ये जो फेलोशिप है सर्व पावर फेलोशिप, इसका ड्यूरेशन है 3 साल का। और जो सर्व पावर रिसर्च ग्रांट है इसमें लगभग 2 लेवल के अंडर में जो वुमेन रिसर्चर्स हैं उनको फंड दिया जाएगा। तो लेवल 1 कैटेगरी में जो 60 लाख की स्केल से 3 साल तक इन्हें फंडिंग दी जाएगी, और लेवल 2 की कैटेगरी में 30 लाख के स्केल से इन्हें 3 साल तक के लिए फंडिंग दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किस देश के साथ भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ MOC यानी कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में। और इस MOC को साइन किया गया है ताकि जो भारत और जापान है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन फील्ड में कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और इस MOC के साइन हो जाने के बाद दोनों ही देशों के बीच टेलीकॉम सिक्योरिटी, सबमरीन केबल, 5G, उसके अलावा जो लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं कि डिज़ास्टर रिलीफ है, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट है, ब्लॉकचेन, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो इन सारी ही चीज़ों में कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी फील्ड में बूस्ट मिलेगा लिखा हुआ है कि टेलीकॉम सिक्योरिटी से लेके मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म तक इन सारे ही फील्ड में बूस्ट मिलेगा इस MOC के साइन हो जाने के बाद। और बात करें जापान की तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज़ येन और प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं योशिहिदे सुगा। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन इंक्लूडेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। किस जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के, उसके अलावा फुवाह मुलाह बायोस्फीयर रिजर्व और अड्डू अटोल बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व को जो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया के मध्य प्रदेश में है, इंडिया के मध्य प्रदेश में है। और ये जो फुवाह मुलाह बायोस्फीयर रिजर्व है ये है मालदीव्स में। और जो अड्डू अटोल बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी है मालदीव्स में। तो इन तीनों को ही इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। और बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कबरताल वेटलैंड दैट इज़ कान्वर झील हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट। किस राज्य के काबरताल आर्द्र भूमि, जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, उसे रामसार साइट के रूप में नामित किया गया है? तभी हाल ही में बिहार के काबरताल वेटलैंड को रामसार साइट के रूप में नामित किया गया है और काबरताल वेटलैंड को ही कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो रामसार साइट समझने के लिए पहले वेटलैंड जानते हैं क्या होता है। तो वेटलैंड वो हिस्सा होता है, जैसे आपने देखा होगा नदी या तालाब के आसपास के एरिया जो लगे हुए होते हैं पानी से और साल के ज़्यादातर समय में वो पानी में ही डूबे रहते हैं। ओके, या तो पूरे साल या तो साल के कुछ महीनों वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को कहा जाता है वेटलैंड। और ऐसे वेटलैंड जो कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस रखते हैं तो उनको रामसार साइट का दर्जा दिया जाता है। तो एक्चुअली में 1971 में ईरान की सिटी रामसार है कि कैस्पियन सी के किनारे रामसार सिटी है ईरान में। तो वहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी जो ये वेटलैंड है इनको इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस देने के लिए, और इसी को कहा गया था रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के। तो तब से जो भी अलग अलग कंट्रीज़ में इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले वेटलैंड होते हैं तो उनको रामसार साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसार साइट में नामित किया गया था और अब बिहार के काबरताल वेटलैंड को नामित किया गया है रामसार साइट के लिए। तो ये दो नए नाम जुड़ जाने के बाद भारत में अब टोटल 39 रामसार साइट हो चुके हैं। और इतना हो जाने के बाद पूरे साउथ एशिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स हो चुकी हैं। ओके, यानी साउथ एशिया के किसी भी देश में अगर सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स हैं तो वो है भारत। कितने हैं टोटल? 39 हो गए हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप टू सपोर्ट MSMEs। इस राज्य सरकार ने MSMEs का समर्थन करने के लिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में पंजाब सरकार ने ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि गेम के साथ MOU साइन किया है ताकि जो वहाँ पे MSME है उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 2 साल का है कि 2 सालों तक चलेगा ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का एम है
कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है एमएसएमई के सेक्टर में, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें पंजाब को नंबर 1 बनाना पूरे इंडिया में। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो ब्लूप्रिंट है इसे डेवलप करेगा गेम का जो एमएसएमई टास्क फोर्स है। ओके, गेम ने एक एमएसएमई टास्क फोर्स बनाया है, उन्होंने ब्लूप्रिंट रेडी किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे जो इस टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं डॉक्टर केपी कृष्णन। ओके, डॉक्टर केपी कृष्णन। और बात हुई है पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन मूवी हैज़ वन द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड। किस भारतीय फिल्म ने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं और वहाँ पे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड दिया गया है भारत की गली बॉय को। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 गली बॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। गली बॉय को डायरेक्ट किया गया था जोया अख्तर के द्वारा। ओके, और इसमें लीड एक्टर में थे रणवीर सिंह और एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। तो और कौन कौन से मेन अवार्ड हैं उनका एक बार देख लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ली ब्यूंग हुन को, जिन्होंने द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट में काम किया, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया चाइना की मूवी बेटर डेज, जिसमें काम किया जो डोंगयू ने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया वैंग शियाओशुआई फॉर सो लॉन्ग माई सन, चाइना के लिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट को। तो ये देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है 6 ईयर ओल्ड बांग्लादेशी बॉय अंजार मुस्ताइन अली बॉन प्राइज ऑफ $1000 इन ग्लोबल आर्ट कंपटीशन। 6 वर्ष के बांग्लादेशी अंजार मुस्ताइन अली ने ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में $1000 का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है यूएस ऑफर्ड F-18 नेवल फाइटर जेट्स फॉर इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अमेरिका ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत के लिए F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट की पेशकश की है, और ये पेशकश की गई अभी हाल ही में हुई जो भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी उस दौरान। और नेक्स्ट है क्रिस गेल बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। तो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं क्रिस गेल, हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और यहाँ पे ये T20 इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है, जितने भी T20 होते हैं चाहे वो इंटरनेशनल हो, लीग मैचेस हों या होम क्रिकेट में खेले गए मैचेस हों, तो हर तरह के T20 मैचेस में मिला के उन्होंने 1000 छक्के लगाए हैं। और लास्ट आनंदीबेन पटेल रिलीज्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटी टून बुक बाय बाय कोरोना। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने दुनिया की पहली वैज्ञानिक टून किताब बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था अकॉर्डिंग टू इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स विच स्टेट हैज़ अट्रैक्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 2019 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को, यहाँ का यूँ कहें डोमेस्टिक टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।